मुझे मरते दम तक उस गुड़िया को खरीदने का अफसोस रहेगा। मैं सिर्फ एक बच्चा था। मेरी उम्र 15 साल से ज्यादा की नहीं रही होगी जब मैंने उसे सेपोरो के बाहर एक छोटी सी क्यूरियो दुकान में देखा। मेरी छोटी बहन ओकीकू को बहुत समय से एक गुड़िया चाहिए थी। हर बार जब कोई गुड़िया किसी दुकान की शो विंडो में लगती तो उसकी आंखें बड़ी और मुंह खुला हो जाता। ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत पैसे थे या कुछ, फिर भी मैं उसे तोहफा देने के लिए कई हफ्तों से बचत कर रहा था। वो एक कमाल की गुड़िया थी। रेशम का खिमौन पहने, हाथ से बनाई गई एक सुंदर आकृति, चमकीले काले बाल और कांच जैसी दिखने वाली जीवित आंखें। मुझे भी ऐसा लगा जैसी ये गुड़िया बिल्कुल सही है। जब से मैंने इस गुड़िया को उसके हाथों में रखा, ओकीकू को उससे प्यार हो गया। उसने अपने नाम से मिलता जुलता उसका भी एक नाम रख दिया और उसे हर जगह अपने साथ ले जाने लगी। वो गुड़िया से बातें करती थी, उसे अपने बिस्तर पर अपने साथ सुलाती और उसे खुद से सिले हुए छोटे छोटे कपड़े पहनाती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती है। उसे खुश देखना मेरे लिए काफी था। फिर ओकीकू मर गई। ये अचानक से ही हुआ। एक दिन वो पार्क में हंसती खेलती मस्ती करती अपनी गोद में गुड़िया को लेकर खेलती हुई दिखाई दे रही और अगले ही दिन वो तेज बुखार में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरे मॉम डैड ने उसे बचाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन आखिर में हर कोशिश बेकार हुई। कोई भी डॉक्टर उसे नहीं बचा पाया। वो एक हफ्ते के अंदर ही चली गई। ये दुख का साया था। अपने दुख में मेरे मॉम डैड ने ओकीकू की मनपसंद गुड़िया को घर के ऑल्टर में रख दिया और तब से बुरे सपने शुरू हो गए। शुरू में इसका ज्यादा शोर नहीं मचा। जैसे ही मैं ऑल्टर के पास से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुड़िया की कांच जैसी आंखें मेरे पीछे पीछे देख रही हैं। एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे उसके होंठ थोड़े खुले हैं, जैसे उसने कुछ फुसफुसाने की कोशिश की हो, लेकिन मैंने उसे सुना नहीं। कोई मुझ पर नजर रख रहा था। ये एहसास मेरे अंदर से कभी नहीं निकला। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मैंने ऑल्टर के पास शोर सुना। आवाज काफी कम थी, लगभग फड़फड़ाते कदमों को याद दिलाने जैसी। मेरा दिल अजीबोगरीब तरीके से धड़क रहा था क्योंकि मैं जो कुछ भी सुन रहा था उससे समझ नहीं पा रहा था। खिलखिलाहट की आवाज, ओकीकू की खिलखिलाहट। मैं एकदम से चौंक गया और मेरे कपड़े मेरे पसीने से भीग चुके थे। जरूर ये कोई बुरा सपना था। मैंने खुद को संभाला और लंबी लंबी सांसें लेने लगा, लेकिन वो आवाज फिर से आई, इस बार और भी करीब से। मैं वापस से उस ऑल्टर की तरफ गया। चांद की रोशनी उस डॉल पर पड़ रही थी और जब मैंने उस डॉल को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाल अब और भी लंबे थे। मैं जब सुबह उठा तो मैंने खुद को ये मनाने की कोशिश की कि वो हमेशा से ही ऐसे थे। आखिर डॉल्स के बाल थोड़ी ना बढ़ते, ये नामुमकिन है। लेकिन दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते उसके बाल बढ़ते गए, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। सबसे पहले वो उसके कंधों तक बढ़े, उसके बाद वो उसके कमर तक पहुंच गए। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी ये चीज नोटिस करी। जब उन्होंने उसके बाल छुए तो वो बहुत ही घबरा गई। ये तो बिल्कुल इंसानी बाल लगते हैं, उन्होंने कहा, जैसे उन्हें उनकी बात पर विश्वास ही ना हो रहा हो। लेकिन मुझे पता था। लेकिन एक रात मैंने ठान ली। मैं उस ऑल्टर तक गया। मैंने बड़ी सी कैंची उठाई और उसके बाल काटने लगा। उसके बाल कटते गए और जमीन पर गिरते गए। ये सब देखते हुए मुझे चैन की सांस आई। देखा, ये सिर्फ एक गुड़िया थी, सिर्फ मेरे ख्यालों का एक उपज थी। लेकिन अगली सुबह जब मैं वापस से ऑल्टर में गया तो मैं चौंक पड़ा। उसके बाल वापस से उग चुके थे। उसके बाद उस डॉल ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी आहट और भी पास से आने लगी। मैं रात में चलने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि किसी की उंगलियां मेरे गालों को छू रही हैं और मेरे कानों के पास किसी की फुसफुसाहट है। घर में सभी चीजें अपने आप हिलने लगी। घर की हवा में एक बदबू सी छा गई और फिर मुझे वो सपने आने लगे। मेरे सपनों में ओकीकू उस डॉल के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसमें उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें बहुत बड़ी गाढ़ी सी। वो मुझे देख रही थी, कुछ बोल रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी डॉल भी मुस्कुरा रही थी और वो दोनों मुझे घूर कर देख रहे थे। ये सब बहुत डरावना था और मैं एकदम झटके से उठ जाता था। तब तक मेरे पेरेंट्स ने भी मान लिया था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। मेरी मॉम ने उस डॉल को कपड़े से ढकना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे उसकी आहट महसूस होती, जैसे कि वो कभी हमारे आसपास से गई ही ना हो। कुछ बहुत ही जिंदा सा महसूस होता था, जैसे वो हमारे सामने है, हमें घूर रही है। उस रात मेरी अचानक नींद खुली। मेरी सांस चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटी सी चीज ने अपने हाथ को मेरे छाती पर दबा के रखा हुआ है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने उस डॉल को देखा कि वो मेरे ऊपर बैठी है, मुस्कुरा रही है, मेरी छाती को दबा रही है, और मुझे पता है कि उसने कुछ कहा भी था। अगली सुबह मेरे पेरेंट्स उस डॉल को एक पादरी के पास ले गए। उन्होंने हमारी सारी बात बहुत अच्छे से सुनी। उन्होंने जब उस डॉल को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। ये सिर्फ एक डॉल नहीं है, उन्होंने कहा, ये एक श्राप है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन की आत्मा इस डॉल से चिपक गई है, वो इस दुनिया को छोड़ के नहीं गई है। डॉल के बालों का बढ़ना, उसका फुसफुसाना, घर में अजीब अजीब चीजें होना, ये सब ओकीकू का इशारा था कि वो कुछ कहना चाहती है। इस डॉल को भगवान के नजदीक रखना होगा, संभाल के, उन्होंने कहा। इसे तबाह नहीं करा जा सकता। तो हमने वही करा जो हमें करना चाहिए था। हमने उसे उसी मंदिर में छोड़ दिया। उस पादरी ने उसे वहीं पर रख लिया और वादा करा कि वो सारे तंत्र मंत्र करेंगे जिससे ओकीको की आत्मा को शांति मिले। हमने जो हो सकता था सब करा। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि कोई बुरी शक्तियाँ नहीं होती। वो सब मेरे बचपन का एक वहम था। हाँ, वो बहुत पहले था, लेकिन मैं अभी उसे पीछा नहीं छोड़ा पा रहा। मैंने कई बार वो कहानियाँ सुनी कि पादरी ने उसके बाल काटे, फिर भी उसके बाल बढ़ते गए, और लोगों ने कहा कि उन्होंने उसकी आंखें घूमते हुए देखा, कुछ बोलते हुए सुना, और किसी ने कहा कि उन्होंने उस डॉल को हल्के से हंसते हुए भी देखा जिसकी आवाज़ गूंजती थी। आज भी मैं कई रातें उठ जाता हूँ, उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। काश मैंने वो डॉल कभी खरीदी ही नहीं होती, काश मैंने वो डॉल कभी अपनी बहन को दी ही नहीं होती, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि ओकीकू कभी इस दुनिया से गई नहीं और वो जा भी नहीं पाई। ओकीकू डॉल एक बहुत ही मशहूर पुतला है, जापान की एक कहानी है। लोगों का कहना है कि एक लड़के इचिकी ने अपनी बहन के लिए वो डॉल खरीदी जिसका नाम ओकीकू था। उसे वो बहुत पसंद करती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार ने उस डॉल को उसके घर में रखा यादों की तरह। उसके परिवार वालों ने कुछ समय बाद ये नोटिस करा कि उसके बाल बढ़ने लगे थे। जब उन्होंने काटा तो भी बढ़ रहे थे। फिर वो इस सब के बाद उस डॉल को एक मंदिर में छोड़ आए जहां वो आज भी रहती है। उस डॉल के बाल आज भी बढ़ते हैं। साइंटिस्ट भी समझ नहीं पा रहे कैसे। लोग मानते हैं कि उस डॉल में ओकीकू की आत्मा है, और ये डॉल पैरानॉर्मल दुनिया में आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मैं कभी भी भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरा भाई रेन की उस दुखद कार दुर्घटना में मौत होने के बाद मैं उसकी आवाज को एक बार और सुनने के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। इस तरह मैंने खुद को हाशियोजी सेमेट्री के बाहर खड़ा पाया, उस श्रापित फोन बूथ पर नजर डालते हुए जिसे मैंने देर रात यूट्यूब वीडियो पर देखा था। किसी की धुंधली फुटेज जिसमें वो कांपती हुई आवाज में रिसीवर उठा रहा था और आवाजों के बारे में कुछ बुदबुदा रहा था जो उसका नाम पुकार रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि बूथ पर सफेद कपड़े पहने एक औरत का भूत रहता था, जबकि कुछ लोगों का दावा था कि मरे हुए लोग इस फोन के जरिए बोल सकते हैं। मुझे मिथ की परवाह नहीं थी, मैं बस अपने भाई से बात करना चाहता था। लगभग आधी रात हो चुकी थी। हवा नम मिट्टी की गंध से भरी हुई थी, जिससे ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराहट कर रही थी और टहनियों को पुरानी हड्डियों की तरह चरमरा रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे हाथ कांपने लगे, हर कदम बजरी पर चटक रहा था। कांच के पैनल जो ओस से धुंधले हो गए थे, उस वजह से बूथ पुराने जमाने का लग रहा था। अंदर से उंगलियों के निशान जैसी चीजें लगी हुई थी। मेरे पेट में मरोड़ उठ गए। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। वो जोर से चरमराते हुए खुला, जैसे मेरे मौजूद होने पर विरोध कर रहा हो। अंदर हवा अलग सी महसूस हो रही थी, भारी, फफूंदी, जंग और सूखे हुए खून की बदबू का मिश्रण महसूस हो रहा था। जब मैंने काला रिसीवर उठाया तो मेरी धड़कनें तेज हो गई। लाइट कट हो गई थी। एक पल के लिए मैं वहीं बैठा रहा। मेरे हाथ में फोन था और मुझे बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा था। इतना तो सच था कि जो मैं करने की कोशिश कर रहा था वो सच नहीं था। दुख ने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया था कि मैं भूतों पर आधारित कहानियों पर विश्वास करने चल पड़ा था। मैं लगभग खुद पर हंसने ही वाला था कि अचानक एक आवाज गूंजी। मैं जम सा गया। वो आधी अधूरी जानी पहचानी आवाज जो सुनाई दे रही थी वो ठीक से समझ नहीं आ रही थी, बस एक पतली सांस की आवाज। मेरा दिल मेरे मुंह तक आ गया था। रैन, मैं फुसफुसाया, शांति सांस लेते हुए, धीमी और थकी हुई, आखिर में किसी के होने का एहसास। रैन, ये मैं हूँ। काइलो, क्या तुम वहां हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फिर से वही एक अजीब आवाज हुई, एक आवाज जो मुश्किल से मेरे कानों तक पहुंच पा रही थी, लेकिन समझने से पहले खराब हो गई, जैसे समुद्र की गहराई से आ रही है। काइलो,
इस बार मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी, ये उसकी ही आवाज़ थी, मुड़ी हुई, खींची हुई लग रही थी। अगर आप इसे मापने की कोशिश करें। रैन, रैन, क्या ये तुम हो? कहाँ हो तुम? मेरी उंगलियों ने रिसीवर को कसकर पकड़ लिया। इसकी शुरुआत फुसफुसाहट से शुरू हुई, ऊंची और भी आवाज़ें एक के ऊपर एक सुनाई देने लगी। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अजीब सा डर मेरे अंदर दौड़ने लगा। तभी स्थिरता के बीच एक बात सुनाई दी। ये स्पष्ट थी और मुझे इंस्ट्रक्ट करते हुए कहीं गई थी। पीछे मुड़ो। मैंने अपनी सांसें अंदर खींची। मेरे सर में झुंझुनी हो रही थी। मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं ये नहीं कर सकता था। मेरे अंदर कुछ शक्ति थी जो मुझे करने से रोक रही थी, एक अजीब सा डर। पीछे पूरा कब्रिस्तान फैला हुआ था। कब्र के पत्थर दांतों की तरह जमीन से बाहर निकले हुए लग रहे थे। पेड़ हवा से हिल रही थी, उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थी। और फिर मैंने उसे देखा, एक औरत जो सफेद कपड़े पहने निकली। वो कब्र के पास खड़ी हुई थी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके लंबे और काले बालों ने उसका चेहरा ढका हुआ था। मेरा शरीर सुन पड़ गया। मुझे हर जगह से भागने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे पैर खड़े ही रहे। फोन अभी भी मेरे कानों के पास लगा हुआ था। सभी फुसफुसाहटें तीखी चीखों में बदल गई। महिला ने झटका दिया, मेरे हाथ से रिसीवर गिर गया। बूथ के कांच के पैनल बुरी तरह से हिलने लगे, जैसे अंदर से उन पर फेंका गया। मैं पीछे की तरफ लड़खड़ाया। मेरी सांसें तेज और उथली हो गई। वो औरत मुड़ी। उसका चेहरा, उसकी आंखें सॉकेट से लटक कर उसके गालों को छू रही थी। उसकी मुस्कान एक अजीब ढंग से फैली हुई थी। होंठ पीछे की ओर खिंचे हुए थे, जिससे उसके दांत बहुत तीखे और बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे थे। वो मुझ पर झपटी। उसकी चीख से कांपते हुए मैं पीछे की तरफ बजरी पर गिर गया। उसकी आवाज़ ने हवा को भर दिया। मेरे आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में जोर जोर से धड़क रही थी। और फिर वो चली गई। बूथ अब शांत हो गया था। रिसीवर अपनी कॉर्ड से आगे पीछे लटक रहा था। मैं फौरन खड़ा हो गया। मेरी सांस अभी भी तेज चल रही थी। फुसफुसाहटें कम हो गई, हवा थम गई। मैं फिर कभी अकेला नहीं हुआ। मेरे पीछे से एक आवाज आई, जानी पहचानी और टूटी हुई। कायलो, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? मैं अपने भाई को देखने के लिए मुड़ा। उसका शरीर बुरी हालत में था। एक्सीडेंट ने उसे गहरे घाव दिए थे। उसकी आंखें चली गई थी। वहां कुछ नहीं था, अंधेरा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं ऐसे हाँफ रहा था जैसे मैंने 5 मील की रेस में दौड़ लगाई। मुझे टूटा हुआ महसूस हो रहा था। हवा में सड़न की बदबू फैल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास की दीवारें करीब आ रही। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं इस बूथ में फंस गया हूँ। दरवाज़ा बंद था। रिसीवर लटक रहा था जैसे उसे अभी अभी इस्तेमाल किया गया। मैंने खड़े होने के लिए अपनी सारी ताकत जुटा ली और धीरे धीरे दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की। दरवाज़ा नहीं हिला। उस पल मुझे घबराहट का पहला स्पर्श का एहसास हुआ। नहीं 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 नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और उसे विश्वास में मैंने कांच पर मुक्का मारते हुए कहा। उसी वक्त सफेद कपड़े पहने वो औरत एक बार फिर दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। इस बार वो ज्यादा दूर नहीं थी। वो बस कुछ फीट की दूरी पर खड़ी होकर कांच के पैनल से मेरे आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसकी बेजान काली आंखें मेरी आंखों में घुस गई। पीली हड्डीदार उंगलियों ने कांच को छुआ। मेरी चीख मेरे गले में अटक गई। वो वहां खड़ी रही और बुरी नजरों से मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसका मुंह खुला और अंदर का खोखलापन दिखाई दिया। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। कायलो, वो डरावनी आवाज में गाने लगी जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रुको, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं चिल्लाया। उसने अपना सर एक तरफ झुकाया। उसके हाव भाव में चंचलपन था। फिर उसने शीशे पर फूंक मारी और उसकी सांसों से ऐसे शब्द निकले कि मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। तुम मेरे हो। और फिर जोर जोर से टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने पलट कर देखा। अब हाथ कांप रहे थे और एंटीक फोन की चमक कम पड़ रही थी। मेरी आंखों के सामने नंबर धुंधले हो गए, जैसे मैंने कोई जंगली जानवर देख लिया हो। रिसीवर पर कायलो लिखा हुआ था, जैसे किसी ने अपने नाखून से उसे खरोंच कर लिखा हो। मैंने एक लंबी सांस ली। कांपती हुई उंगलियों के साथ मैंने सफेद कपड़ों वाली औरत को वापस से मुड़कर देखा। वो जा चुकी थी। मेरे दिमाग में कोई अपशकुन घुस गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मैं कहीं भी अकेला नहीं होऊंगा। घंटी बजना बंद हो गई। फिर रिसीवर धीरे धीरे अपने पास उठा। दूसरी तरफ की आवाज़ अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, ये सब साफ थी, जानी पहचानी। और वो सुन के मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। कायलो, अभी रन की आवाज़ थी। अब इसमें कोई धोखा नहीं था। वो नरम थी, वो टूटी हुई थी। मैं चाहता हूं कि अब तुम ये सब जाने दो। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे और बाहर निकलने के लिए मुझे धमकी देने लगे। रैन, मुझे माफ कर दो भाई,
मैं जानता हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम रुक नहीं सकते, तुम्हें जाना होगा अभी। तभी फोन की क्लिक हुई, हवा बदल गई, दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार मैंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अब मैं भागने लगा क्योंकि मैं कब्रिस्तान से आजाद था। अंदर से मैं जल रहा था, अपने फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश कर रहा था। जब मैं पीछे मुड़ा तो बूथ कुछ भी नहीं था। कब्रिस्तान में सन्नाटा था, जैसे उसने उसे पूरी तरह से निगल लिया हो। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मैं सच में कभी वहां पर गया था भी या नहीं। कई रातों को मुझे फोन की घंटी बजते हुए सुनाई देती है। कुछ रातों को मैं सपने में देखता हूँ कि एक सफेद कपड़े पहनने वाली औरत मेरी खिड़की के पास खड़ी देख रही है, इंतजार कर रही है। कभी कभी, सिर्फ कभी कभी मैं उससे कुछ बोलते हुए सुनता हूँ। हाचियोजी सेमेट्री फोन बूथ का मामला जापान की एक डरावनी पुरानी कहानी है। ये टोक्यो के हाचियोजी सेमेट्री में बने एक रहस्यमयी फोन बूथ के इर्द गिर्द घूमता है, जहां विजिटर्स को अनजान नंबरों से कॉल आते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने लाइन पर फुसफुसाहटें, अजीब खरखराहट और यहां तक कि अपने मरे हुए परिजनों की आवाजें भी सुनी हैं। वहां के लोगों के अनुसार एक बार एक लड़की ने बजते हुए फोन को उठाकर जवाब दिया और बाद में अजीब परिस्थितियों में मरी हुई पाई गई। पैरानॉर्मल उत्साही मानते हैं ये बूथ मरे हुए और जिंदा लोगों के बीच का दरवाजा है। हालांकि कोई अधिकारी रिकॉर्ड किसी के मरने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी परेशान करने वाली कहानी बनी हुई है जो रहस्य को जीवित रखती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मियां ने मुझे पहली बार रेड रूम के श्राप के बारे में बताया था। हम हर रोज की तरह लंच करने के लिए स्कूल की टेबल पर बैठे। उसकी उंगलियां प्लास्टिक की ट्रे पर थिरक रही थी। वो किसी षड्यंत्र के बोझ में हमारी तरफ झुकी हुई थी। पिछली रात मैं इंटरनेट सर्फ कर रही थी। तुम जानती हो, कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप फंसते हुए चले जाते हैं। उसकी आवाज बहुत धीमी, तकरीबन डरी हुई। लाल कमरा। मैंने नाखुश होकर अपनी आईब्रोज चढ़ा ली। मियां, बस करो, ये सिर्फ एक डरावना मजाक होता है। नहीं रायली, उसकी आवाज लहराई, ये सिर्फ एक प्रैंक नहीं है। जब मैंने इसे बंद किया तो मुझे मैसेजेस और कॉल्स आने लगे अननोन नंबर से। और तुम जानती हो, उन सभी ने यही बात कही। क्या कहा उन्होंने? मियां ने आसपास देखा। घबराहट के कारण उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। उसने अपना सर हिलाया और अपनी ट्रे को दूर धकेल दिया। मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। वो इतनी अचानक से खड़ी हुई कि उसकी कुर्सी लगभग पलट गई। जब वो यहां से गई तो मैंने देखा कि उसके हाथ कैसे कांप रहे थे और उसने अपनी बाहों को कैसे जकड़ रखा था, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। मैंने पहले तो इसे उसका खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर मियां भड़क उठी। अगले दिन मियां बहुत थकी हुई लग रही थी। रोज साफ सुथरे दिखने वाले उसके बाल आज बिखरे हुए लग रहे थे। आंखें धसी हुई और लाल हो गई थी। क्लास में वो मुश्किल से ही कोई बात कर रही थी और जब मैंने उसे कोई सवाल पूछने की कोशिश की तो वो धुंधली नजरों से मुझे देखने लगी, जैसे वो मेरे अंदर कुछ ऐसा झांक रही हो जिससे मैं नहीं देख पा रही थी। फिर पहली घटना हुई। जब मैं अपनी मैथ्स की बुक लेने के लिए अपने लॉकर में वापस जा रही थी तो मैंने मियां को सप्लाई क्लोजेट के पास अंधेरे हॉलवे में जाते हुए देखा। वो हाथ में मार्कर लिए दीवार पर कुछ लिख रही थी। मैं एक कदम और आगे बढ़ी। मेरा दिल धड़क रहा था। दीवार पर उसने मोटे मोटे अक्षरों में बार बार लिखा हुआ था कि मैं श्रापित हूं, जिससे आधी दीवार ढक चुकी थी। मियां, मेरी आवाज लड़खड़ाई। वो इतनी तेजी से मुड़ी कि मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और पसीने से लथपथ थी और फिर बिना एक शब्द कहे उसने मारकर गिरा दिया और वहां से ऐसे चली गई जैसे मैं वहां थी ही नहीं। दूसरी घटना और भी बुरी थी। मुझे स्कूल के बाद रुकने की सजा मिली और जब मुझे छोड़ा गया तो मुझे लड़कियों के वॉशरूम से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। स्कूल ज्यादातर खाली था और उस आवाज ने किसी वजह से मेरे पेट में मरोड़ पैदा कर दिए। मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला और मियां को शीशे के सामने खड़ा हुआ पाया, लेकिन वो अकेली नहीं थी। वो अपनी ही परछाई से बातें कर रही थी। उसकी आवाज धीमी पर भारी थी, जैसे किसी इंसान की आवाज ना हो। तुम मुझे नहीं पा सकते, मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं समाने दूंगी, कभी कभी नहीं। अचानक वो रुक गई, हंसने लगी और फिर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो मुझे देख रहा है रायली, उसने धीरे से कहा। वो मुझे बदल रहा है। मैं वहां से इतनी जोर से भागी कि मेरे पैर कांपने लगे। अगले दिन तक मियां ने कोई खास बात नहीं की।
और मैं छुट्टी के वक्त बेचैन होकर उसे ढूंढने लगी। फिर मैंने उसे स्कूल के पीछे से जंगल की तरफ जाते हुए देखा। उसके साथ हमारी क्लास की एक और लड़की बियांका भी थी। पता नहीं क्यों मुझे ये देखकर कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था और मैं उनके पीछे भागी। मैं जंगल के जितने अंदर जाती रही, मेरी चिंता उतनी ही बढ़ती रही। हवा बहुत शांत थी, आमतौर से कुछ ज्यादा ही। जब मैं उनके पास पहुंची तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बियांका जमीन पर लेटी हुई संघर्ष कर रही थी। उसके चेहरे पर गंदगी और आंसू थे। मिया उसके ऊपर थी और उस पर फोर्क दबाने की कोशिश कर रही थी, जो शायद उसने कैफेटेरिया से चुराया होगा। फोर्क बियांका की आंखें बहुत करीब था। मिया! मैं चिल्लाई। बियांका कर्राह उठी। वो मुश्किल से खुद का बचाव कर पा रही थी क्योंकि मिया ने उसके चेहरे पर एक बार फोक गाड़ कर निकाल लिया था। खून की छोटी छोटी बूंदें बन गई थी, लेकिन मिया का चेहरा किसी शैतान का रूप ले चुका था। एक मुस्कान ने उसके होंठों को फैला दिया, जबकि उसकी उंगलियां अजीब शक्ति से कांप रही थी। उसने मुझे ऐसा करने को कहा। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे करना ही होगा। मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं आगे बढ़ी। मैंने मिया पर हमला किया। उसके कंधों को दबाते हुए उसे बियांका से दूर खींचने की कोशिश करी। वो एक जंगली जानवर की तरह चिल्लाई, मेरे खिलाफ लड़ते हुए बेतहाशा छटपटा रही थी। बियांका लुढ़क गई। वो सीधे अपना चेहरा पकड़ते हुए रोने लगी। मिया के नाखून मेरी बाहों की कोमल त्वचा में धंस चुके थे, लेकिन मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। मैंने उसे अपनी ओर खींचा और हम दोनों जमीन पर गिर गए। उसका सर एक चट्टान से टकराया और एक भयानक आवाज हुई और फिर सन्नाटा छा गया। मिया बिना हिले ढुले लेटी रही। उसकी छाती मुश्किल से ऊपर नीचे हो रही थी और वो लड़खड़ाती हुई सांस ले रही थी। उसके सर के पीछे से खून निकल रहा था। मैं बस यही सोच सकती थी कि बियांका मदद के लिए रो रही थी। मैं बस अपने सबसे अच्छे दोस्त को देख सकती थी और सोच सकती थी कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंच गई। आखिरी बार जब मैंने मिया को देखा तो वो असाइलम में थी। उसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया था। उसके कमरे की दीवारें लाल क्रेयॉन से खराब हो गई थी। मैं श्रापित हूँ, उसने ये सैकड़ों बार लिखा हुआ था, लगातार, जब तक उसके शब्द एक दूसरे से ऊपर जुड़ नहीं गए और शब्दों का एक भवंडर नहीं बन गया। जब मैंने उसका नाम पुकारा तो मेरी आवाज सुनकर वो पलट गई और मुझे इतना बड़ा सदमा लगा कि मैं चीख पड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया था, खरोंच से लाल। उसकी स्किन गुस्से में थी। उसके चेहरे पर पस भरी हुई थी। उसके हाथ बंधे हुए थे ताकि वो खुद को और घायल न कर सके, और फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। बहुत डरावनी लग रही थी। उसने चाशनी जैसे मीठी और सुर भरी आवाज में पुकारा। थोड़ा सा हंसते हुए वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। फिर वो मेरी तरफ झुकी और मेरे कान के पास सांस लेने लगी। लाल कमरे में मत जाना रायली। मैं वहां से भाग आई। मेरे पीछे से उसके हंसने की आवाजें गूंज रही थी। तभी भी और आज भी मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। कभी कभी देर रात में मुझे अपने फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आते हैं। सभी एक ही बात कहते हैं, क्या तुम्हें लाल कमरा पसंद है? रेड रूम अभिशाप एक बहुत ही खतरनाक जापानीज अर्बन लेजेंड हाइजो 2000 के दशक की शुरुआत में एक हत्या के मामले से जुड़ा हुआ है। लोगों के अनुसार जो भी यूजर एक रहस्यमयी पॉपअप पर क्लिक करता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या आपको रेड रूम पसंद है, वो श्रापित हो जाता है। उस पॉपअप को बंद नहीं किया जा सकता और जो लोग इसे देखते हैं वो आखिर में मरे हुए पाए जाते हैं, वो भी अक्सर लाल रंग से सने कमरों में। यहाँ खून बहता है या फिर अजीब संदेश। ये अर्बन लेजेंड 2004 में लोगों के सामने आई और सच साबित हुई जब जापान की 11 साल की लड़की जिसे नेवाडा टान के नाम से जाना जाता है, उसने नागासाकी के सासेबो अपनी क्लास में पढ़ रही एक लड़की की हत्या कर दी थी। रिपोर्ट्स का कहना है कि इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने कई डिस्टर्बिंग वेबसाइट देखी थी जिसमें रेड रूम कर्स भी शामिल था। हालांकि इससे कोई सीधा संबंध साबित नहीं हुआ, लेकिन इस मामले ने आशंका को हवा दी कि इन वेबसाइट का बच्चों के दिमाग पर गहरा असर हो रहा है। आज भी रेड रूम कर्स इंटरनेट का भयानक हिस्सा बना हुआ है, जो इस बात की याद दिलाता है कि कैसे डिजिटल दुनिया काल्पना और हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला कर सकती है।